मनी मैटर्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। ऐसा लगता है कि जब से हमने मनी मैटर्स में बातचीत शुरू की है संजय, भारत में तरक्की का दौर एक नए अंदाज पे पहुंचता दिखाई दे रहा है। नीरज चोपड़ा ने तो आज जो कमाल कर दिखाया भाई, ऐसा लग रहा है जैसे कि हिंदुस्तान खेल की दुनिया में नहीं, चांद पर पहुंचने के साथ साथ अब सूरज पर पहुंचने की तैयारी भी कर रहा है। बिल्कुल, व्हाट ए प्राउड मोमेंट। एकदम बार बार हर चीज में हिंदुस्तान नंबर 1 पे आ रहा है, जो पहले नहीं कई जगह पे होता था। आई थिंक वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का हमारा पहला गोल्ड है और उसमें भी पूरी तरीके से जिस तरह से। और मुझे एक बात बहुत जबरदस्त लगी संजय, इतना अच्छा लग रहा था जब उस मोमेंट पर नीरज चोपड़ा ट्रैक एंड फील्ड पर मौजूद है, उनके पास उनका झंडा मौजूद था। जो तीसरे नंबर पर व्यक्ति आया था उसके पास भी उसके देश का झंडा मौजूद था, लेकिन दूसरे नंबर पर एक पाकिस्तानी खिलाड़ी जो था उसके पास झंडा नहीं था। और यकीन मानिए नीरज चोपड़ा ने उस व्यक्ति को, उस खिलाड़ी को जो कि उनके नंबर 2 पर रहे और पहले भी नंबर 2 पर रह चुके थे, उन्हें बुलाया अपने झंडे के तहत ताकि कोई बिना झंडे के ना रहे। ये जो एक जज्बा है, ये अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। और संजय, अगर इसी से हम थोड़ी आगे बात करें, रिलायंस के एजीएम की बात है, क्या निकल कर आया, क्या आप कहेंगे कि आज हमारे दर्शकों के लिए उसमें से मेन पॉइंट क्या है? अभी खत्म हुआ है। उसमें बेसिकली सबसे बड़ी जो चीज़ है वो जनरेशनल चेंज हो गया है। जो उनका सक्सेशन है, रिलायंस ने खुद बहुत बेहतर तरीके से सबको कर दिया, सो दैट द कंटिन्यूएशन इज सेट। तीनों बच्चों को बोर्ड पे लाया गया है। नीता अंबानी हैज नाउ लेफ्ट द रिलायंस का बोर्ड। तो आगे चल के तीनों बच्चे कैसे किया जाए, मतलब देखिए ये बात समझ में तो आती है, लेकिन क्या नए जनरेशन के पास इतनी दिव्य दृष्टि होगी? जैसा कि हमने देखा मुकेश अंबानी के साथ, उनके छोटे भाई तो कुछ खास कमाल कर नहीं पाए, लेकिन ये उनके बच्चे कर पाएंगे। मुझे तो लगता है कर पाएंगे, बिकॉज आप देखिए एकदम से पहले दिन पे नहीं लाए हैं। काफ़ी अरसे से इनको ट्रेन कर रहे थे, मुकेश अंबानी प्लस उनकी जो टीम है इनको ट्रेन कर रहे थे। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ देखिए ना, तीनों को अलग अलग पूरे दे रखे हैं, अपनी अपनी कंपनी संभालने का उन्होंने क्लियर डिमार्केशन है। इंडियन इंडस्ट्रियल हाउसेज में अगर आप देखें, बहुत बार हुआ है कि जब मेन चेयरपर्सन के जाने के बाद लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो एटलीस्ट रिलायंस से अब ये उम्मीद नहीं है कि एकदम सब कुछ बढ़िया रहेगा, एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू डू वेरी वेल। दरअसल अगर देखें तो ये अपने आप में घरों के लिए बड़ा अच्छा है। अगर आप अपने घर में पहले से लाइन ऑफ सक्सेशन तय कर दें, इस पर संजय से एक लंबी बातचीत करेंगे कि आप किस तरीके से अपनी हेरिडेटरी तय कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, तो दिक्कत नहीं होती है। क्यों संजय? बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए कि किसको क्या मिलना है, किसने आगे चल के कैसे करना है, और तभी कंटिन्यूएशन। एंड देखिए जितने इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स कंपनीज वगैरह सब देख रही हैं रिलायंस की ओर, तो वही जीना चाहती है ना कि क्या ये सिर्फ एक मुकेश अंबानी की वजह से? नहीं, मुकेश जी ने ये दिखा दिया कि अब आगे चल के पूरा कंपनी तरक्की करेगी यंग जनरेशन। और नई पीढ़ी सामने आ रही है। पीढ़ियों की हम बात कर रहे हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे भारत में तो सेविंग का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट, अगर जमीन जायदाद की बात कुछ रहा है तो वो है सोना। संजय, सोना अगर हम देखें, हम सब के लिए ऐसा लगता है, मतलब मैं अगर अपने दर्शकों को बता दूं कि दुनिया में अगर सोने की खपत किसी देश में सबसे ज्यादा है तो हिंदुस्तान में है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ऐसा बताया जाता है कि तकरीबन 1000 टन के आसपास सोने का इस्तेमाल हिंदुस्तान में प्रतिवर्ष होता है। ये कंजम्पशन पैटर्न, ये अपने आप में आंखें फाड़ने वाली बात है। लेकिन सोना एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप रेकमेंड करेंगे? देखिए, हम लोग मानते हैं कि सोना इज एसेंशियल एज एन इक्विटी बैलेंसर। नॉर्मली आप देखेंगे कि जब जब इक्विटी मार्केट्स गिरती हैं तब सोना एकदम ऊपर आता है। अगर हाल ही में देखें तो जब कोविड आया, मार्केट्स वेंट डाउन बाय नियरली 35-40%, सडनली गोल्ड वेंट अप। और अगर हम जेफरीज की रिपोर्ट जो हमने पिछली बार भी जिसका जिक्र किया था, तो उसमें प्रॉपर्टी 50% है, तो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज अराउंड 15%। 15% के करीब गोल्ड में है। गोल्ड में जब आता है इन्वेस्टमेंट तो कई तरीके से है। जैसे ज्वेलरी को हम लोग तो खैर इन्वेस्टमेंट नहीं मानते, बट कौन सा ऐसा हाउस होल्ड है जिसमें ज्वेलरी गोल्ड की आपको नहीं मिलेगी? सो देयर इज अ गोल्ड ज्वेलरी, देयर इज आपको गोल्ड के कॉइन्स हैं। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स निकाले हैं, जो कि मेरे हिसाब से गोल्ड बॉन्ड्स एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड्स सबसे अच्छे तरीके हैं अगर आपको गोल्ड में निवेश करना है। थोड़ा सा इस पर डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि क्या होता है आमतौर पर कन्वेंशनल जो स्पेंड है वो ज्वेलरी की तरफ जाता है। महिलाओं के लिए तो खास करके अट्रैक्शन है। अगर घर में बच्चे हैं तो बच्चों के लिए ज्वेलरी बनाओ। ज्वेलरी बनाना शौक के तौर पर अगर देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है, इनहेरिटेंस के तौर पर जायज़ है। इन्वेस्टमेंट के तौर पर क्या जायज़ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इवन शौक के तौर पर भी देखिए, आज ज्वेलरी आप बना रहे हो कि बच्चे कल को बड़े होंगे तब होंगे। आजकल ज्वेलरी में भी इतने सारे चेंजेस हैं। लुक एट व्हाट टाइटन इज डूइंग।
सो आप जो आज बना लोगे क्या पता उस टाइम पे बच्चे को पसंद ही ना है, वो नए तरीके का नया टाइप का ज्वेलरी बनवाना चाहेंगे अपने लिए, सो उसलिए फिर वो जाके दोबारा बेचेंगे। और ज्वेलरी में तो वही है ना, मेकिंग चार्जेस, ये चार्जेस, इवन अगर आप कॉइन्स की भी बात करते हैं, कॉइन्स भी आज आप चाहें तो किसी भी बैंक से किसी भी अच्छी शॉप से ले सकते हैं, कल को जब आप बेचना चाहें कोई बैंक नहीं खरीदेगा कॉइन, अलाउड ही नहीं है। सो यू गो बैक टू अ ज्वेलर और ज्वेलर उसके अंदर निकाल देगा कि ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बैंक्स बेचते हैं, खरीदते हैं। बैंक सिर्फ बेचते हैं, खरीदते नहीं। तो यानी बैंक से जब आप लेते हैं सोने के सिक्के, याद रखिएगा आप वापस बैंक को बेच नहीं पाइएगा। तो हमारे जो जानकार जो लोग हमसे पूछते हैं कि बच्चे की बड़ी शादी होने के लिए बेटा हो या बेटी ज्वेलरी यूज करनी है, उस टाइम पे क्या करना है, तो हम तो उन्हें कहते हैं काम करो ना, जैसे आप इक्विटी में ऐसे भी करते हो वैसे ही गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हैं। सो आप चाहे उसमें 1000 रुपए का महीने का SIP चाहे 1 लाख का कर दो, सो उससे क्या होगा, जो भी आज का गोल्ड का रेट है उसी हिसाब से आपके यूनिट्स होते जाएंगे। गोल्ड यहाँ से 50% ऊपर जाएगा, आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू भी करीब करीब उतनी ही ऊपर बढ़ेगी, और उस टाइम पे जब आपको जरूरत हो बच्चों की शादी के टाइम पे आप उसको गोल्ड म्यूचुअल फंड को रिडीम करिए, पैसे आएंगे, बच्चे के साथ जाके आराम से ज्वेलरी शॉपिंग करिए। अब जरा इसमें डिफरेंशिएट कर दीजिए, जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निकाले जाते हैं, अभी हाल ही में निकाले हुए, बिल्कुल, वो आई थिंक 53,000 रुपए पर 10 ग्राम्स के हिसाब से शायद उसका एक रेट, पहले था तो इससे 62 के आसपास, हाँ, तो 53,000 रुपए रेट था। तो इसमें और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में और गोल्ड ETF में क्या फर्क है? देखिए ETF तो बेसिकली जिसके पास डीमैट अकाउंट है उसी के थ्रू आप लेते हो, ETF के लिए आपको डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। गोल्ड म्यूचुअल फंड जो है वो आगे चल के गोल्ड ETF में ही डाल रहा है, तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बहुत अच्छी चीज है, क्यों? क्योंकि ये 8 साल की अवधि के बॉन्ड्स हैं। इसमें भी जैसे सोना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, रेट फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन सरकार ने इसमें 2.5% पर ईयर का आपको एक एक्स्ट्रा मिलेगा। सो 8 साल में आपको 20% तो एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा। जो 2.5% ऊपर से जो मिल रहा है, जो आप कह रहे हैं कि 20% आपको 8 साल का अवधि का बॉन्ड है तो 8 साल हो जाता है। तो ये तो बम्पर बोनस, ये बोनस है। एक और बोनस है कि अगर आप 8 साल तक जब पूरा आपने रखा हुआ है, जितना प्रॉफिट होगा वो सारा टैक्स फ्री होगा, जबकि ETF म्यूचुअल फंड में जब भी कभी आप बेचेंगे तो वो प्रॉफिट आपको 20% स्लैब में इंडेक्सेशन के साथ लगेगा टैक्स। तो ये तो आप तभी खरीद सकते हैं जब सरकार ये बॉन्ड्स इशू कर रही है। अब है जो 2 कॉन्स है, एक तो ये साल में 6-7 बार तो कम से कम आते हैं इश्यूज, तो इसमें आप SIP नहीं कर सकते, आपको पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, जब जब आएगा तब तब डालना पड़ेगा। दूसरी चीज, इसमें काइंड ऑफ 8 साल का लॉक इन है, आप 5 साल से पहले तो किसी भी हालत में नहीं बेच सकते, अनलेस एंड अनटिल आप इसको फिर डीमैट अकाउंट में खरीदे, वहां आप सेकेंडरी मार्केट में डिपेंडिंग अपॉन लिक्विडिटी बेच सकते हैं। गोल्ड में पैसे लगा दिए, चलिए बच्चों की शादी या उसके लिए हमारे काम आ जाती है, इन्वेस्टमेंट के तौर पर कितना जायज है गोल्ड ETF, गोल्ड बॉन्ड्स या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स? देखिए, हमारा मानना है कि अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन में 5 से 10% अगर आप गोल्ड करें, चाहे वो बॉन्ड्स में हो, ETF में हो, म्यूचुअल फंड हो, 5 से 10%, उससे ज्यादा हम लोग नॉर्मली मैं रिकमेंड नहीं करता। देखिए, गोल्ड के साथ क्या है, कहीं कहीं ऐसे पीरियड आए हैं, मतलब अगर आप पीछे जाएंगे तो 1992 से 2001 तक गोल्ड का 0 रिटर्न, 0। हम लोगों ने एक डेटा बना रखा है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूं कि 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड इंडिया में क्या वैल्यू थी। तो अगर उस पर आप निकाल के देखेंगे 9 साल तक गोल्ड का 0 रिटर्न था। उसीलिए फिर 2001 से 2012 तक बहुत अच्छा रिटर्न आया, कंपाउंडिंग 19%। फिर उसके बाद 2012 से 2018 6 साल नियरली 0 रिटर्न। तो गोल्ड में ऐसे आते हैं, बट हाँ एवरेजिंग आप करेंगे तो गोल्ड 9 से 10% पे मिलता है रिटर्न। 9 से 10%। तो पेशेंस रखनी पड़ेगी अगर आपको एज एन इन्वेस्टमेंट लेना है, और वही 5 से 10% ऑफ योर एसेट एलोकेशन। तो अब अगर इसको हम मार्केट से कंपेयर करें, म्यूचुअल फंड इन द मार्केट्स या फिर स्टॉक मार्केट डायरेक्ट, जो भी आप करना चाहते हैं, तो गोल्ड वीजावी मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आप कैसे देखें? गोल्ड का जैसे हम 9 से 10% अगर कहते हैं, मार्केट्स तो 14% इंडेक्स रिटर्न्स हैं ही हमारे यहाँ, सो मार्केट्स दैट वे आर बेटर। तो संजय, अगर मान लीजिए कि 10 लाख रुपए किसी के आदमी के पास है, उसने जमा करके रखे हैं, और अगर वो इसे मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाता है या फिर गोल्ड में लगाता है, तो इसका कंपैरेटिव क्या निकल कर आएगा? देखिए, गोल्ड का जो नॉर्मल रिटर्न आ रहा है पिछले इतने सालों का जो डेटा कहता है वो लगभग 10% आ रहा है, और वही मार्केट्स का लगभग 14% आ रहा है। तो ये अगर किसी ने 10 लाख डाला,
10 साल के लिए, सो उसके बाद इट विल बी अराउंड 45 लाख। और वही चीज़ जब हम मार्केट में डाल रहे हैं तो वो 31 लाख के आसपास आ रहा है। और यही जब 10 का 20 का 30 होगा तो ये गैप बहुत बढ़ जाएगा। तो अगर आप इस बात को मोटे तौर पर समझें, इसमें कोई शक नहीं कि गोल्ड में निवेश करने में अपने आप में बहुत फायदा है, आपके भविष्य में भी काम आ सकता है। लेकिन जब आप मार्केट से इसको एक रिलेटिव टर्म में कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर बहुत फायदा नहीं होता है। अब रिलेटिव टर्म की बात ही की जाए तो हमने पिछली बार आपसे कहा था कि टर्म इंश्योरेंस अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। आज हम आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर प्रस्तुत करना चाहते हैं कि टर्म इंश्योरेंस किस तरह से आपको चुनना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले ये बात समझ में आनी चाहिए कि टर्म इंश्योरेंस लेने से फायदा क्या है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन उस फायदे को आप रियल टर्म्स में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो संजय, कैसे हम आइडेंटिफाई करें एक व्यक्ति, मान लीजिए कि हम एक 25 साल के नौजवान की बात करें, एक 30 साल या 35 साल की और 40-45 साल के ब्रैकेट में 25 साल के नौजवान के पास समझिए कि आप 10 से 15 लाख रुपए की आमदनी हो सकती है सालाना, उसको कितना टर्म इंश्योरेंस अपने लिए एस्टिमेट करना चाहिए? देखिए, इसमें ना देयर इज नो वन साइज दैट फिट्स ऑल। एक तो हमारा थंब रूल होता है, तो हमारा मानना है कि उसका जितना एनुअल उसका पैकेज है तो उसका 12 से 15 टाइम्स उसको मिनिमम लेना पड़ेगा। अब अगर जो 25 साल का है तो उसके लिए प्रॉब्लम 15 टाइम्स सफिशिएंट है। तो अगर उसका लेट से 10 लाख का एनुअल पैकेज है तो 1.5 करोड़ का दिख सकता है। वही अगर मिडिल एज में 35-40 साल का है तो उस टाइम तक नॉर्मली क्या होता है, शादी हो गई होती है, बच्चे भी होते हैं, नॉर्मली एक होम लोन भी चल रहा होता है, तो उस टाइम पे ये 12 से 15 तो ठीक रहेगा, बट आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने 50 लाख का होम लोन ले रखा है तो आपको उतना अमाउंट और बढ़ाना पड़ेगा। आपके बच्चों की हायर एजुकेशन, उसका भी थोड़ा अमाउंट लेके आपको एक कैलकुलेशन देनी पड़ेगी। तो ये उसमें हर एरिया में डिफरेंट रहता है। सो हमारा है कि शुरू में आप एक मिनिमम 1-2 करोड़ की लो, फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं, बच्चा बड़ा होता है, कैरियर में आता है, शादी होगी, उस टाइम पे आप एक आध और ऐड कर सकते हो। और फिर आपको डिसाइड करना है कि कितने अरसे के लिए लेना है। अब पहले तो होता था कि 58 और 60 होती थी रिटायरमेंट एज, बट अगर आजकल आप देखें तो लोग 65-70 साल तक भी काम कर रहे हैं। तो इसलिए एटलीस्ट 65-70 तक की आपको लेनी पड़ेगी अवधि। तो मतलब अगर 30 साल पे आप ले रहे हैं तो कम से कम 40 साल का, 35 या 40 साल का टर्म आपको लेना ही पड़ेगा। और इसमें आपने एक जो बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास लोन है साहब, तो सबसे पहले इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि लोन को कवर करने के लिए टर्म इंश्योरेंस या इस तरह की कोई पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए, ताकि किसी भी अनफॉर्चुनेट हालात में आपके परिवार को नुकसान न झेलना पड़े। यहाँ से एक छोटी सी चीज और बताऊंगा, आपने बहुत बढ़िया इसके जो होम लोन का बोला। आप जब होम लोन लेने जाते हैं ना, आजकल बैंक वाले इंसिस्ट करते हैं एक होम लोन प्रोटेक्शन पॉलिसी आपको देने के लिए, पर उससे बेहतर है आप टर्म इंश्योरेंस लें। क्योंकि होम लोन क्या होता है, आज आपने लिया 50 लाख का, आपका प्रिंसिपल धीरे धीरे कम हो जाएगा। सो 15 साल का या 20 साल की अवधि है तो 10 साल में आपका प्रिंसिपल रह जाएगा 20 लाख। तो अगर उस टाइम पे कुछ हो जाता है हादसा, तो परिवार को सिर्फ उतना ही अमाउंट मिलेगा, 20 लाख मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस में क्या है, अगर आपने आज ले लिया 50 लाख का तो जितने टाइम पे अवधि उतना ही रहेगा, एंड टर्म इंश्योरेंस की कॉस्ट भी कम आती है उससे। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। इसलिए जब आप अपने टर्म इंश्योरेंस के लिए सिलेक्शन कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से कीजिए, अपने फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठिए, संजय जैसे किसी अच्छे मित्र को ढूंढिए, ताकि आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ों को टेलर कर सकें। संजय, हमने आज टर्म इंश्योरेंस की एक और पहलू को छुआ, लेकिन इसके अन्य पहलू भी हैं जिस पर हम और चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक हम 2 बड़े मुद्दे पर बात कर चुके हैं, ज़मीन और उसके बाद गोल्ड। लेकिन इसके अलावा भी हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट्स के छोटे मोटे पारंपरिक तरीके और भी हैं, उन पर बात करेंगे अगली बार। लगातार इंतजार करते रहिए, क्योंकि आपके सामने आपकी ज़रूरत की चीज़ हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप संजय मेहता से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कृपा करके आप या तो कमेंट में जाकर उनसे सवाल पूछिए, संजय उसका जवाब देंगे। अन्यथा आप हमें मेल कर सकते हैं, mail@indiandialogues.com, mail@indiandialogues.com। अन्यथा आप जीमेल के इस अकाउंट पर भी मेल कर सकते हैं, indiandialoguesnews@gmail.com। संपर्क कीजिए, जानिए, समझिए, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनिए और मस्त रहिए।